कि थेल्स थ्योरम क्या है और इसे कैसे प्रूव किया जाएगा। बेसिकली बेसिक प्रॉस्पेरिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले ये जो अवधारणा है हमारी कि थ्योरम को समझ नहीं पा रहे हैं और इसे याद करना लोग सुलभ समझते हैं, तो इस अवधारणाओं को हमें त्यागना होगा और प्रयास करनी है कि इस थ्योरम का ऐसा क्या स्टेटमेंट है थेल्स जी के द्वारा दिया हुआ और इसे कैसे प्रूव किया जाएगा। ये बेसिकली क्लास 10th के बच्चों के लिए अलग अलग बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार डायरेक्ट थ्योरम को प्रमाणित करने के लिए, प्रूव करने के लिए पूछा गया है। और उससे कहीं ज़्यादा महत्व इस थ्योरम का वहाँ हो जाता है कि अब जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो इस पर आधारित कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके आधार पर प्रश्नों की क्षेत्र सीमा असीमित हो जाती है। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को याद कर लेने से या इस थ्योरम को रट्टा लगा लेने से इनके प्रॉब्लमों को आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमारी माने तो इसे बेहतर ढंग से समझ लेना ही हम लोगों के लिए बेहतर होगा कि इस पर आधारित जो भी प्रश्न आए उसे आप आसानी से और बहुत ही बारीकी से सॉल्व कर सकें। तो बेसिक प्रॉस्पेरिटी थ्योरम को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम लोग ये बात जानेंगे कि ये जो थ्योरम है ये थेल्स महोदय के द्वारा दिया गया। तो इस थ्योरम का नाम उन्हीं के आधार पर डाला गया कि थेल्स। अब ये थेल्स थे कौन, इनका जीवन काल क्या रहा, इनका क्या योगदान रहा मैथ्स में। तो थेल्स बेसिकली यूनान के वासी थे, वैज्ञानिक थे। और यूनान में जिस समय वो वैज्ञानिक थे उस समय 7 गिने चुने वैज्ञानिकों में पहला स्थान इनका लिया जाता था। इनका जन्म 625 BC के आसपास अराउंड में हुआ था और मृत्यु इनकी 540 BC के अप्रॉक्सीमेट में। एग्जैक्टली तो नहीं बतलाया जा सकता है, ऐसा अप्रॉक्सीमेशन किया गया है जिस समय में ये स्टेटमेंट और इस थ्योरम पर आधारित बहुत सारी समस्याओं को हल किया गया। तो इस अवधारणाओं को हम लोग लेते हैं। और ये जो BC डेट इनका जन्म का है वो जूलियन कैलेंडर के अनुसार। और ये व्यवसाय में पैसे से गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, खगोल शास्त्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और साथ ही भौतिकवादी सिद्धांतों को इन्होंने बहुत सारे भौतिकवादी सिद्धांतों को प्रमाणित किए। इनके साथ साथ लेखक और सबसे बड़ी उपाधि की ये एक एक्ट्रेस भी रहे अपने जीवन काल में। इन्होंने ही सबसे पहले लगभग 585-84 BC के अराउंड में सूर्य ग्रहण के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे कि सूर्य ग्रहण किस परिस्थिति में और कैसे लगते हैं। इसके अलावा माइलेशियन मत के संस्थापक रहे। अब ये माइलेशियन मत क्या है, इस पर विशेष चर्चा हम लोग किसी अगले वीडियो सेशन में करेंगे। इसके साथ साथ इनकी क्या क्या उपाधि रही और क्या क्या इन्होंने हासिल किया अपने जीवन काल में। तो दार्शनिक थे, हमने पहले ही बोला। और अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से इन्होंने 3 मान्यताएं दी। इनका 3 मान्यताएं था, जो उसमें सबसे पहला कि ये इनका ये मानना था कि ये वस्तुओं को देवता का निवास समझते हैं। जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं यहाँ पर उसमें देवताओं का निवास है। और समस्त वस्तुओं के साथ साथ पृथ्वी की संरचना के बारे में भी इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट उस समय दिए थे कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है। तो पूरे जलीय भाग में एक गुंबजाकार के आकार का, जैसे मंदिर के आकार में ऊपर में गुंबज होते हैं, इस तरह का ये संरचना है। और ये उस पानी पर तैर रहा है, फ्लोट करता है, इस तरह का आकार जो पानी में तैर रहे हैं। साथ ही इनका कहना था कि जल समस्त भौतिक वस्तुओं का कारण है। जितने भी भौतिक वस्तु हैं वो जल के आधार पर ही संरचित है, क्योंकि भौतिक वस्तु या तो ठोस, द्रव्य अथवा गैस के रूप में पाई जाती है। और जल में वह गुण है कि यह तीनों ही
परिस्थिति में, तीनों ही रूप में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी आधार पर उन्होंने जल को समस्त भौतिक वस्तुओं का कारण बोला और मानव जीवन या कोई भी प्राणी का जीवन जो है सो उसका आधार जल को उन्होंने कहा, और यह बात सच भी है। और प्रकृति को इन्होंने सजीव बतलाया, गतिशील बतलाया, क्रियात्मक और साथ ही परिवर्तनात्मक बतलाया। और सबसे बड़ा योगदान कि मिस्र देश में उस समय ज्यामितिक बहुत ऐसी अवधारणाओं को लेकर के ज्यामिति के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे थे और मिस्र की यह ज्यामिति से वो यह रूबरू थे और वहाँ की ज्यामिति के बारे में वहाँ से लेकर के यूरोप तक इन्होंने इसका विस्तार किया। यूरोप वासियों को भी ज्यामितिक परंपरा के बारे में बतलाएं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यह थ्योरम इनके द्वारा ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया गया और इसे हम लोग किस प्रकार प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सरल और इजी मेथड से। तो थ्योरम को और उसके स्टेटमेंट को समझने और प्रूफ करने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इस थ्योरम में जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज होगा उन कॉन्सेप्ट को पहले हम क्लियर कर लें ताकि थ्योरम को प्रूव करने वक्त में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आए। तो इसके 3 मेन कॉन्सेप्ट जो समझना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे कॉन्सेप्ट 1 में कि एंगल हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इन तीनों को समझना जरूरी हो जाता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो जिसके तीनों कोनों का मेजर वैल्यू क्या हो, लेस देन 90 हो, 90 से क्या हो, छोटा हो। और राइट एंगल ट्रायंगल में वन ऑफ द एंगल मेजर क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या बोले कि वन ऑफ द एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल के किसी एक एंगल का मेजर 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये बात हम लोग जान भी रहे हैं और जिनको नहीं जानकारी है वो थोड़ा पीछे का रिकॉल कर लेंगे। 9th, 6th, 7th, 8th में ये सब टॉपिक हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। अब दूसरी बात इसमें कि किसी भी ट्रायंगल का उसका बेस, यदि कोई साइड हम बेस लेते हैं, सपोज ये बेस है, तो बेस के साथ साथ इसका हाइट कौन सा होगा, तो उसके ठीक अपोजिट वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है उसे हम लोग हाइट कहते हैं। इसे हाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट इसके ट्रायंगल के अंदर में ड्रॉ हो जाते हैं, इंटीरियर पार्ट्स में। राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम लोग यदि बात करें हाइपोटेनस को छोड़ दे तो बाकी के किसी भी साइड को बेस लेते हैं तो इसका दूसरा साइड क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है, परपेंडिकुलर वाला। और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यदि हम बेस, ये नीचे वाले को बेस लेते हैं तो इसके लिए हमें हाइट पता करने के लिए इस साइड को एक्सटेंड करना होगा और इसके अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, जो क्या होता है, इसका हाइट एक्सटर्नल पार्ट में दिखलाया जाता है। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसी में हम लोग हाइट के बारे में समझ लिए कि पैरेलल लाइन, हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 लाइन जब आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके बीच की दूरी किसी भी पॉइंट पर यदि हम मेज़र करें तो क्या होगा, सेम होता है। 2 पैरेलल लाइन के बीच की दूरी किसी भी पॉइंट पर इक्वल होते हैं। अब इन 2 पैरेलल लाइन के बीच यदि हम 2 अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सपोज ए से बी 2 पॉइंट लिए और एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं सी, ABC, और इसको थोड़ा और ABC, और दूसरा भी ट्रायंगल लेते हैं जिसका भी बेस, इसका दूसरे ट्रायंगल का भी बेस हम क्या ले लेते हैं, AB। सपोज ये परपेंडिकुलर है ABD। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है कि 1/2 इंटू बेस। यदि बेस AB लेंगे
तो अपोजिट वर्टेक्स से इसका परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा ये हाइट होगा, तो इनटू हाइट यदि हम h लेते हैं। और दूसरा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ देखिए ए बी और ये डी, ये वाला जो पार्ट है ट्रायंगल इसका, तो इसका भी हम यदि ए बी बेस ले लेते हैं तो 1/2 ए बी इंटू इसका हाइट अपोजिट वर्टेक्स यहाँ से परपेंडिकुलर, तो हम क्या बोलें कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस यहाँ या यहाँ कहीं भी लेंगे वो सेम होता है, यानी कि इसका भी हाइट सेम होगा। इस दोनों को हम जब कंपेयर करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि दोनों का एरिया क्या हो रहा है, एरिया इक्वल हो रहे हैं। और ये क्लास 9 का एक थ्योरम है जिसमें इसको बतलाया गया है। इस थ्योरम का भी यूज़ थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए पड़ेगा, इसीलिए हम इस तीनों बातों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहते हैं कि आगे थ्योरम को समझाने वक्त में इन सब तरह की बातों में कोई दिक्कत नहीं हो। यदि कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो उसका हाइट हम इस तरह से लेंगे, और दो ट्रायंगल जब दो एक ही पैरेलल लाइन के बीच हों और दोनों का बेस जब सेम होता है तो एरिया इसका क्या होता है, इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के कॉन्सेप्ट पर। अब हम लोग चलते हैं थ्योरम की ओर। थ्योरम क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, थेल्स थ्योरम का, बेसिक प्रोस्पेरिटी थ्योरम, और इसको हम लोग शॉर्ट एब्रीविएशन में बीपीटी भी कहते हैं। शॉर्ट एब्रीविएशन इसका यदि समझा जाए तो इसको बीपीटी। और थेल्स के इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यदि किसी ट्रायंगल के, सपोज ये ए बी और सी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो ये बाकी अदर टू साइड्स को सपोज इंटरसेक्ट करेगा डी और ई पॉइंट पर in a distinct point, then the two sides are divided in the same ratio। तब ये जो पैरेलल लाइन है जब इसको इंटरसेक्ट करता है तो इसके द्वारा अदर टू साइड को, ए बी को और ए सी को, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब थेल्स का कहना था कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा जितना इस दोनों साइड का रेशियो सेम आएगा, यानी कि ए से डी का और बी से डी का या डी से बी का जो रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो अब इनका कहना गिवन, देखिए कैसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है। टू प्रूव दैट ए बी, क्योंकि कह रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम रेशियो कहने का मतलब ए डी बाई डी बी का जो रेशियो आएगा उतना ही रेशियो ए ई अपॉन डी ई सी का आएगा, ए ई अपॉन ई सी। अब इस स्टेटमेंट को इन्होंने जो कहा ए बी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इसे प्रूव करने के लिए हम जो पीछे के तीन कॉन्सेप्ट के बारे में अभी चर्चा किए हैं उन तीनों का काम पड़ेगा, और कैसे हम इसका यूज़ करेंगे वो देखते हैं बारीकी से। अब देखिए कि प्रूफ करने के लिए हमारे पास ए बी अपॉन डी बी चाहिए, तो ए बी हम कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी ए डी ई जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक साइड है ए डी, और दूसरा कि इसी ट्रायंगल का दूसरा साइड ए ई है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड हो रहा है। दूसरा कि डी बी चाहिए, तो डी बी के साथ यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन हम लोगों को करना होगा कि डी बी, देखिए बी डी या डी बी ले तो बी टू डी, और इसको यदि हम इस तरह से मिला दें तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा बी डी ई, और दूसरा इसको यदि मिला लेते हैं तो सी ई डी। ये दो ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को यदि देखा जाए तो देखिए एक ट्रायंगल हमारा ये बना और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये,
ये फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को यदि इस ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करना हो तो हम लोग जब कोई साइड लेंगे बेस के फॉर्म में तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो उसका हाइट हो सकता है। तो एक बार यदि हम बेस यदि AD लेना पड़े हमें प्रूफ करने के लिए तो हाइट हमें कहाँ से, उसके अपोजिट वर्टेक्स से, यानी कि E से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, जिसे हम सपोज कर लेते हैं कि L ले लेते हैं। E से L हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस साइड AB पर, और दूसरा D से हम लोग एक और दूसरा अपोजिट AC पर ड्रॉ कर देंगे, AC पर, जिसको M ले लेते हैं, DM। अब हम लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पर, उस बात को यहाँ लिख देना होगा कंस्ट्रक्शन में। ये बात तो दी नहीं थी, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है। क्या सबसे पहला काम कि E से L, EL परपेंडिकुलर टू AC, AB पर हमने या AD लिखिए या फिर AB लिखिए, इसी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और दूसरा A से C पर हम लोग DM एंड DM परपेंडिकुलर टू दी AC, D से M हमने AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ लिख देंगे ड्रॉ इतना। और क्या किए हैं तो B से E को ज्वाइन किए हैं, यहाँ सिर्फ पॉइंट को हमने मिला दिया है, और C से D को, एंड ज्वाइन BE CD, इन दोनों को ज्वाइन किया। अब प्रूफ देखिए कि इनके द्वारा दिया हुआ जो स्टेटमेंट है AB बाई DB और AE बाई EC, इस वैल्यू को हम इक्वल बहुत ही ईजिली वे से कर सकते हैं। करना क्या होगा तो एक दो स्टेप यहाँ पर देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर ऊपर वाले ट्रायंगल्स को देखिए ADE, और हमें सबसे पहले चाहिए AB। इस बात को ध्यान रखना है कि AB चाहिए, सॉरी यहाँ पर AB हम लोगों ने लिखा है A से D, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, A से D और D से B, फिर A से E और E से C चल रहे हैं, A से E और E से C, इसका रेशियो। अब AD बेस फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्रायंगल में बेस किसको ले लेंगे, AD को ले लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये अनसेटेड रीजन का। अब इसमें बेस यदि हम AD लेते हैं तो 1/2 बेस AD के अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर लाइन EL है, तो EL इसका परपेंडिकुलर हुआ, तो EL हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट कहते हैं, तो परपेंडिकुलर को हाइट कहा जाता है यहाँ। और दूसरा हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे ऊपर वाले ट्रायंगल को लिए और हम साइड ये ले रहे थे, इसी तरह से नीचे में जो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं सेम साइड का, इस ट्रायंगल को लेते हैं BDE, ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस BD यदि ले रहे हैं, क्योंकि हमें लाना क्या है, BD चाहिए, या DB इसको लिखें तो DB या BD लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू बेस DB, और इस बेस DB के साथ इस ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स से इसका हाइट क्या होगा। तो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में जो बतला रहा था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यदि हम इसको बेस लेते हैं तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से आगे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसी को हाइट लिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर आ रहा है E से L, तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, EL हो जाएंगे, तो EL इंटू EL। अब यहाँ पर ये दोनों जब हम लोग निकाले हैं तो कुछ नहीं करना, इस दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ADE और BDE नीचे वाला, इस तरफ से हम लोग ले रहे हैं। फिर दूसरे पोर्शन को साइड को चेंज करके एक बार लेंगे। इससे क्या हुआ कि 1/2 से 1/2 यहाँ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। दूसरी बात कि EL और EL भी कॉमन है तो ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा क्या आया रिजल्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का AD अपॉन DB। चलिए एक बात तो हमारे पास आ चुका है कि AD बाई DB आ चुका है, दूसरा लाना है AE अपॉन EC। तो अब AE की बात यदि हम कर रहे हैं तो साइड हमारा कौन, बेस ये हो रहा है, ट्रायंगल ऊपर वाला ही रखेंगे, और EC की बात करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, ये सामने वाला ट्रायंगल लेना होगा, देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर फिर सेकंड फेज में इसको हम लोग कंडीशन 1 ले लेते हैं,
और कंडीशन 1 के बाद कंडीशन सेकंड के लिए चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर में वही ट्रायंगल है, केवल हम लोग इसका फॉर्म एरिया निकालने वक्त में बेस बदल देंगे। अभी हम लोग AD लिए थे इसमें, अब क्या ले लेंगे AE, क्योंकि हमको AE चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा नंबर चलिए नीचे वाला, तो CED है। CED इज इक्वल टू, इसके लिए हम क्या बोलें कि 1/2 इंटू बेस, ऊपर वाला नहीं लेना है, AD ले रहे थे, इसको छोड़ करके AE को लेना है। तो AE जब हम बेस लेंगे तो इसका हाइट भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट वर्टेक्स से D से जो M परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC पर, DM इसका हाइट हो जाएगा। DM अपॉन नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, तो CED के लिए हमें CE चाहिए, या उसी को EC लिखिए या CE लिखिए। तो EC जब लेंगे तो 1/2 इंटू बेस EC ले रहे हैं, और साथ में क्या लेना होगा, इसका हाइट, तो वही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट यहाँ से DM हो जाएगा, तो यहाँ भी इंटू DM कर देंगे। DM से DM कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि बचा क्या, AE अपॉन EC, ये कंडीशन सेकेंड। अब हम क्या देख रहे हैं कि AD/DB और AE/EC हमें तो फाइंड आउट हो चुका है, बट इन दोनों को इक्वल करना है, और इक्वल करने के लिए हम देख रहे हैं कि ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसके ऊपर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस कंडीशन को तो ये फॉलो कर रहा है। दूसरा, इसके बेस में ट्रायंगल BDE का एरिया है और इसमें CED का, यानी हमें इक्वल किसको दिखलाना होगा, तो BDE को और CED को, या CDE जो तो ट्रायंगल है, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया। अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है या नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो हम चर्चा कर रहे थे पीछे बैक में, उसको थोड़ा रिकॉल कीजिए कि जब किसी दो पैरेलल लाइन के बीच और सेम बेस पर बना हुआ ट्रायंगल हो, हमने यही पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल इधर ले लेते हैं, तो ये दोनों ही ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ट्रायंगल हियर, ट्रायंगल कौन सा, इसका BDE है, BDE एंड ट्रायंगल CED हैविंग सेम बेस, हम लोग यहाँ नीचे बेस ले रहे थे, यहाँ पर बेस सेम कौन हो रहा है दोनों के लिए, तो D से ही, सेम बेस DE एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कौन सा लाइन, तो BC पैरेलल DE, ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है, ये स्टेटमेंट में ही पहले कहा गया है कि किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल जब लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो BC के पैरेलल DE ड्रॉ किए थे, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों ट्रायंगल्स आ रहे हैं, दोनों का बेस क्या हो रहा है, DE हो रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। इसे हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड में सपोज पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में जब हम पुट करेंगे तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ऊपर में क्या था इक्वेशन सेकंड में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन नीचे में ट्रायंगल ECD, तो ECD का एरिया BDE के इक्वल हो रहा है यहाँ पर इस कंडीशन से, तो एरिया ऑफ BDE हो जाएगा इक्वल टू क्या दिया हुआ कंडीशन सेकंड्स में कि AE अपॉन EC। अब ये कंडीशन हमारा थर्ड आया, और कंडीशन थर्ड और कंडीशन फर्स्ट को यदि देखिए दोनों को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल BD सेम कंडीशंस को दिखला रहा है, दोनों का इक्वल वैल्यू कुछ और आ रहा है, यानी एक तरफ से ये दोनों का LHS आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड या कंडीशन फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं, वी गेट क्या पा रहे हैं कि दोनों इक्वल हो रहा है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो रहे हैं ए ई अपॉन ई सी। ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से देख रहे हैं कि ए डी बाई डी बी और ए ई अपॉन ई सी हमारा इक्वल हो जाता है। यही प्रूव करना था। ये कंडीशन फर्स्ट रख लेते हैं और इसी से रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं या कोई प्रॉब्लम आता है तो केवल यही बात नहीं लिखा रहता है, दो और स्टेप हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। इसी के कोरोलरीज होते हैं जिन्हें हम लोग रिमेंबर रखेंगे और समझ लेंगे कि जैसे ए डी किए हैं तो ए डी हमारा एक ट्रायंगल का ये पार्ट था और इस तरफ से ए ई था। यदि हम इस पार्ट के जगह होल पार्ट ले लें तो ये भी होगा। इसको भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करके दिखलाएंगे कि ए बी, ए डी के जगह हमने होल पार्ट ए बी अपॉन नीचे में जो है डी बी उसे रहने दीजिए, तो ए बी अपॉन डी बी। इसी तरह से ए सी अपॉन, एक बार देख लीजिए यहाँ पर ए ई ए सी ले रहे हैं इक्वल टू होल पार्ट ए सी अपॉन ई सी। और इसी तरह से तीसरा कंडीशंस कि हम नीचे वाले को होल में ले लेते हैं ए बी, नीचे ए बी और ऊपर में जो हमारा पार्ट था ए डी अपॉन, तो ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन होल पार्ट्स और ए ई अपॉन होल पार्ट ए सी, ए ई अपॉन ए सी। ऐसा ये तीनों कंडीशंस एक ही बात से निकल करके आ रही है। और यानी कि हम लोग इतना बाय इतना, इतना बाय इतना कर सकते हैं, या फिर इतना बाय होल, इतना बाय होल, या फिर हम लोग होल अपॉन बेस का निचला पार्ट, होल अपॉन निचला पार्ट, ये ऊपर नीचे हम लोग ले सकते हैं। अब इस पर आधारित एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा जो कहीं है वो क्लियर